नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले कुछ सेशंस की नरमी को उलट दिया है और निकट अवधि में और अधिक मजबूती की उम्मीद से भरी हुई है। ये चेंज इस हाई रिस्क एसेट्स में खरीदारी की बढ़ती संभावनाओं के कारण लाया गया था। माइक्रो स्ट्रैटेजी फाइलिंग में सुझाव दिया गया कि माइकल सेलर की इन्वेस्टमेंट फर्म स्टॉक में $750 मिलियन बेचेगी और इस फंड का उपयोग अधिक बिटकॉइन खरीदने के लिए भी करेगी, जिसके बाद बिटकॉइन बुधवार की शुरुआत में $29,700 से अधिक हो गया। उस जानकारी के कारण काउंटर पर फ्रेंजीड बाइंग एक्टिविटी भी शुरू हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में $29,906 पर ट्रेड कर रही थी, जो पिछले 24 घंटों में 1.96% अधिक है। ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो हाल ही में 0.58% ऊपर $1,873.62 पर बदल रहा था। बिटकॉइन पहले अराजकता के बाद मार्केट में गिरावट का नेतृत्व कर रहा था, जो वीकेंड में हुए कर्व एक्सप्लॉइट का परिणाम था। कर्व के संकटग्रस्त कर्व टोकन को बढ़ावा देने के ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन के प्रयासों को से प्रसन्न होकर ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर हो गए हैं। उनके रिलीफ एफर्ट से डीफाई की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ आशंकाएं भी दूर हो गईं। सीआरवी हाल ही में मंगलवार से 7.6% ऊपर था। उसी समय 60 सेंट से नीचे ट्रेड कर रहा था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म सोलाना और कार्डानो के टोकन सोल और एडीए दोनों लगभग 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। पिछले महीने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के खिलाफ पार्शियल लीगल विन पर संदेह जताने वाले कोर्ट के फैसले के बावजूद रिपल का एक्सआरपी 0.3% ऊपर था। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.26% बढ़कर $1.19 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 44.28% बढ़कर $40.82 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.56 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $38.78 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 8.72% और 96.02% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.21% बढ़कर 48.48% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.21% बढ़कर 39,277 हो गया। इस बीच स्टेबल कॉइन इशूअर टेराफॉर्म लैब्स के SEC के खिलाफ लॉसूट को खारिज करने के प्रस्ताव के खिलाफ हालिया फैसले और हाल के एक्सप्लॉइट से घबराहट बढ़ गई है। हालांकि SEC द्वारा हालिया स्पॉट BTC ETF एप्लीकेशंस में से एक को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद के बीच इन्वेस्टर्स गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं, खासकर बिटकॉइन में। दूसरी ओर प्रमुख अमेरिकी इक्विटी इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट और S&P 500 में क्रमशः 0.4% और 0.3% की गिरावट के साथ नीचे थे। रिपल और FPC के एक सर्वे में पाया गया कि 45 देशों के 300 फाइनेंस प्रोफेशनल्स में से 97% का मानना है कि ब्लॉकचेन 3 वर्षों में फास्टर पेमेंट सिस्टम्स के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ब्लॉकचेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 2030 तक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में $10 बिलियन बचा सकता है। रिपल US फास्टर पेमेंट्स काउंसिल ने फिनटेक, बैंकिंग, मीडिया, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और रिटेल इंडस्ट्रीज में 45 देशों के 300 फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के सर्वे के आधार पर 29 जुलाई को एक एनालिसिस जारी किया। सर्वे में शामिल 97% पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि ब्लॉकचेन तकनीक 3 वर्षों के भीतर फास्टर पेमेंट सिस्टम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। इसके अतिरिक्त आधे से अधिक पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का प्राइमरी बेनिफिट डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली लागत में कमी है। जुनिपर रिसर्च का अनुमान है कि ग्लोबल ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन के उपयोग से अगले 6 वर्षों में बैंकों की लागत में पर्याप्त बचत होगी। जापानी ब्लॉकचेन कंपनी हैशबोट ने अपने हालिया इन्वेस्टमेंट राउंड में आश्चर्यजनक रूप से $8.5 मिलियन जुटाए हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी एट कैपिटल पार्टनर्स, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और वेल नोन जापानीज बिलियनर एंटरप्रेन्योर युसाकू मिजावा ने सीरीज C फंड-रेजिंग राउंड में बढ़त हासिल की। इस सबसे हालिया फंड-रेजिंग के साथ हैशबोट की टोटल फंडिंग अब लगभग $14.2 मिलियन तक बढ़ गई है।
कैश के इस सब्सटैंशियल इन्फ्यूजन के साथ हैशबोट अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मजबूत करेगा, एक मजबूत कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण भी करेगा और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड वाइड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को नेविगेट करने में मदद करने के लिए एक टीम बनाएगा जो उनके भविष्य के विकास लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। शंघाई ने 2023 से 2025 तक अर्बन ब्लॉकचेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है। योजना का उद्देश्य शंघाई के अर्बन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रैटेजिक गोल को प्राप्त करना, इकोनॉमी, पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस में ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को मजबूत करना है। प्लान का लक्ष्य इनोवेशन मोमेंटम के साथ एक इंडस्ट्रियल इकोलॉजी बनाना है और इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस वाली लीडिंग कंपनीज का पोषण करना भी है। जब अर्बन ब्लॉकचेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम समाप्त हो जाती है तो इसे लोकल गवर्नमेंट ऑपरेशंस, पब्लिक सर्विसेज और बिजनेसेस की एक रेंज में एप्लीकेशंस को सक्षम करना चाहिए। रिलीज में दावा किया गया है कि ये चाइना के यांगत्सी रिवर डेल्टा में ब्लॉकचेन नेटवर्क रिसोर्सेज के कोऑर्डिनेशन की सुविधा भी प्रदान करेगा और ग्लोबल ब्लॉकचेन एक्सचेंज के स्थापना लिए एक सेंटर भी स्थापित करेगा। हुंडई मोटर और किया कॉर्पोरेशन ने पार्टनर कंपनीज को ग्लोबल एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को संभालने में मदद करने के लिए एक AI एनेबल्ड ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लायर CO2 एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और डेटा इंटेग्रिटी सुनिश्चित करते हुए सप्लाई चेन्स में एमिशंस को कैलकुलेट करती है। इससे डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट में सप्लायर्स के वर्कलोड्स को कम करने, कार्बन एमिशंस की निगरानी में सटीकता में सुधार होने की उम्मीद है। हुंडई मोटर किया कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी है जो हुंडई मोटर ग्रुप का हिस्सा है। हुंडई और किया एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को पूरा करने और सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स को बढ़ावा देने के लिए AI और ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहे हैं। SCEMS सिस्टम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेकर व्हीकल प्रोडक्शन और डिलीवरी तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर स्टेज में कार्बन फुटप्रिंट के रिकॉर्ड और मैनेज करती है। ये व्यापक दृष्टिकोण कार्बन कटौती पहलों पर बेहतर नियंत्रण सक्षम बनाता है। ओमान की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का इरादा रखती है। ये फ्रेमवर्क सभी वर्चुअल एसेट एक्टिविटीज को कवर करेगा। इसमें सभी VASP कैटेगरीज के लिए लाइसेंसिंग शामिल होगी और रिस्क को आइडेंटिफाई, असेस और कम करने के लिए एक सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क होगा। CMA ने एक कॉम्प्रिहेंसिव और फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सुनिश्चित करने के लिए अन्य जुरिस्डिक्शंस के साथ व्यापक ग्लोबल एनालिसिस और बेंचमार्किंग की है। CMA क्रिप्टो एसेट्स, टोकन्स, एक्सचेंजेस और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स के लिए एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव कर रहा है। VASPs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक्स, लीगल फर्म्स और कंज्यूमर ग्रुप सहित स्टेक होल्डर्स को पब्लिक कंसल्टेशन पेपर पर विचार और टिप्पणियां प्रदान करने के लिए इनवाइट किया जाता है। पेपर CMA की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। रिसर्च के अनुसार मल्टीचेन एक्सप्लॉइट के कारण लगभग आधे महीने का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अकेले $231 मिलियन का नुकसान हुआ। Web3 पोर्टल DeFi के एक रिसर्च के अनुसार क्रिप्टो करेंसी सेक्टर 2023 के अपने सबसे खराब महीने का आनंद ले रहा है। ये रिसर्च जुलाई में कई हाई प्रोफाइल थेफ्ट्स और वल्नरेबिलिटीज के साथ साथ बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स की नेचर से संबंधित लेजिस्लेटिव एक्टिविटी के फ्रेंसी का अनुसरण करता है। रिपोर्ट की गई सिर्फ $6.15 मिलियन की रिकवरी के साथ जुलाई में ली गई लगभग 99% क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स रिकवर नहीं हुई हैं। एनालिसिस के अनुसार इथेरियम नेटवर्क पर बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ, जिसमें 36 मामलों में $447 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें $231 मिलियन का मल्टीचेन अटैक और अल्फा पो एक्सप्लॉइट शामिल है। अगले क्लोजेस्ट नेटवर्क बेस को सिंगल केस में $23 मिलियन का नुकसान हुआ। 18 इंसिडेंट्स में लगभग $11 मिलियन के नुकसान के साथ बाइनेंस तीसरे स्थान पर आया। नाइजीरियन सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने फैसला सुनाया है कि देश में बाइनेंस की एक्टिविटीज अवैध हैं। SEC ने सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को नाइजीरियन सिटीजन से आग्रह करना बंद करने का आदेश दिया है और बाइनेंस नाइजीरिया लिमिटेड के संबंध में 9 जून की चेतावनी दोहराई है। SEC ने विशेष रूप से क्रिप्टो एक्सचेंज की वेबसाइट का उल्लेख भी किया है। SEC सभी क्रिप्टो को सिक्योरिटीज के रूप में देखता है और एक्सचेंजों के लिए ट्रायल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर कर रहा है। सेंट्रल बैंक के साथ एक अग्रीमेंट होने तक देश रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं करेगा।
जिसने लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत करने से रोक दिया है। कमीशन पब्लिक को अनरजिस्टर्ड या अनरेगुलेटेड एंटिटीज से क्रिप्टो एसेट्स और प्रोडक्ट्स में निवेश करने की सलाह लेता है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को डायरेक्ट किया जाता है कि वे किसी भी रूप में नाइजीरियन इन्वेस्टर्स से आग्रह करना बंद करें। FTX ने डेटर्स के क्लेम्स के साथ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल किए और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स के साथ ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा। फाइलिंग में क्लेमेंट्स को .com कस्टमर्स, US एक्सचेंज कस्टमर्स, NFT एक्सचेंज कस्टमर्स और जनरल सिक्योर्ड और सबऑर्डिनेटेड क्लेम्स में कैटेगराइज किया गया है। जनरल क्लेम्स में अलिमीडा के लेंडर्स या ट्रेडिंग पार्टनर शामिल हैं, जबकि सबऑर्डिनेटेड क्लेम्स में टैक्सेस और फाइन से लेकर पेनल्टीज भी शामिल हैं। FTX एडमिनिस्ट्रेटर्स वाटरफॉल प्रायोरिटीज के आधार पर क्लेम्स का भुगतान करेंगे। हर क्लास को प्रीसीडिंग क्लास को भुगतान पूरा होने के बाद पूल से प्रोरेटा पे आउट प्राप्त होगा। .com कैटेगरी क्लेमेंट्स एक ऑफशोर एक्सचेंज कंपनी या रीबूटेड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अपने एसेट्स जमा कर सकते हैं जो US कस्टमर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। डेटर्स को नए एक्सचेंज में शेयर के बदले कैश प्राप्त करने के अपने अधिकारों को त्यागना होगा। ऑफशोर एक्सचेंज कंपनी इक्विटी सिक्योरिटीज, टोकन्स या अन्य हितों के रूप में .com कस्टमर पूल को नॉन कैश कंसिडरेशन भेज सकती है। हालांकि प्लान्स FTT टोकन होल्डर्स को मुआवजा प्रदान नहीं करती हैं, क्योंकि US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक्सचेंज टोकन को अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी के रूप में लेबल किया है। बाइनांस जापान, जो अगस्त में पूरी तरह से शुरुआत करने के लिए तैयार है, का इरादा तुरंत 34 टोकन शामिल करने का है, जिससे इसे डोमेस्टिक कंपेटिटर्स पर लाभ मिलेगा। बाइनांस का इरादा BNB को सूचीबद्ध करने का भी है, जिससे उसका नेटिव कॉइन पहली बार जापान में अवेलेबल होगा। बाइनांस ने एक बयान में कहा कि जापान में नए कस्टमर स्पॉट ट्रेडिंग, अर्न प्रोडक्ट्स और इसके NFT मार्केटप्लेस जैसी सर्विसेज तक पहुंच सकेंगे। बाइनांस के फाउंडर और CEO CZ ने जुलाई के लिए एक ट्विटर वीडियो में कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज जापानीज मार्केट में फिर से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। झाओ ने कहा कि जापान को Web3 रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में अग्रणी बनते देखना शानदार है। जापान में 2017 से क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए स्पष्ट नियम हैं, जिसमें क्रिप्टो लिस्टिंग फ्रेमवर्क्स और स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस को खोलना शामिल है। बाइनांस, जिसने नवंबर में SEBC का अधिग्रहण किया था, जापानीज मार्केट में भाग लेने और अगस्त में अपनी फुल सर्विस शुरू करने के लिए उत्साहित है। आज के लिए खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।